फर्स्ट टाइम 20 में फिर वो मुझे एक लाइन दे रहा है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन को मैंने जो है वो डायरेक्ट y को सब्जेक्ट बना लिया। जब मैं y को सब्जेक्ट बना लूंगा तो 2x को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये p माइनस 2x हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट जो है वो y को सब्जेक्ट बना लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। और फिर वो मुझे कर्व भी दे रहा है। वो कर्व जो है वो मेरे पास है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस पी। ठीक है, तो एक कर्व भी दे रहा है, एक लाइन भी दे रहा है, और मुझसे ये कह रहा है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन इज दैट द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। जब लाइन कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं करी तो इसका मतलब कोई पॉइंट्स ही नहीं है। जब कोई पॉइंट्स नहीं होंगे तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये एक्स प्लस पी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी p माइनस टू एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू p माइनस टू एक्स है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। और इक्वल्स टू के उस साइड पे एक्स प्लस पी आ जाएगा। आइडेंटिटी से इसको ओपन करूंगा, आइडेंटिटी से ओपन करो जल्दी से इसको। दिस विल बी पी स्क्वायर माइनस टू ए बी की जगह माइनस पुट किया, ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो फोर एक्स पी हो गया। फोर एक्स पी हो गया, और फिर आखिर में स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म टू एक्स है, टू एक्स का स्क्वायर करूंगा तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को भी शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड पे, तो ये माइनस एक्स और माइनस पी हो जाएंगे। और माइनस एक्स माइनस पी विल बी इक्वल टू जीरो। अरेंज कर लूंगा, एक्स की दो टर्म्स आ गई हैं, कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, और फिर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास फोर पी प्लस वन आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट अरेंज कर दिया। ठीक है, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। ये फोर एक्स पी, हमारे पास एक्स की दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है हमारे पास एक्स की, और एक ये टर्म है। मैंने दोनों को साथ लिखा है और कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो है वो माइनस एक्स जब मैं कॉमन लूंगा तो फोर पी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद माइनस पी स्क्वायर, ये प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी जो है वो एंड में आ जाएगा। ये सी की वैल्यू हो गई। ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। ए मेरे पास जो है वो ए की वैल्यू पी आ रही, ए की वैल्यू फोर आ रही है मेरे पास। और बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है, नेगेटिव साइन पहले लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में फोर पी प्लस वन। और मेरे पास जो सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है पी स्क्वायर माइनस पी। कंडीशन मुझे पता है, द कंडीशन इज बी, माई डिस्क्रिमिनेंट शुड बी less than 0 because the line is not intersecting the curve. And I know that the formula for the discriminant is b square minus 4ac। b square minus 4ac में b का स्क्वायर करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी इस तरह लिख देता हूँ, फोर पी प्लस वन होल स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चाहो तो इस तरह करके दिखा दो एक स्टेप। एंड देन माइनस फोर ए सी, फोर की जगह पे फोर, फिर ए की जगह पे भी फोर, और सी की जगह पे पी स्क्वायर माइनस पी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो रेंज ऑफ पी आ जाएगी। आइडेंटिटी ओपन करोगे, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी ओपन करोगे, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म सिक्सटीन पी स्क्वायर, एंड देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस सिक्सटीन पी सेंटर में आ जाएगा। एंड देन स्क्वायर ऑफ वन इज वन, फोर टाइम्स टू एट पी आ जाएगा, सॉरी। एंड देन प्लस वन, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी माइनस सिक्सटीन पी स्क्वायर। और ये आपका आ जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्सटीन पी हो जाएगा।
and it should be less than 0. 16p² कट हो जाएगा, 16p² और 16p² कट हो गया, 8p ये हो जाएगा मेरे पास 24p+1 लेस देन 0 हो जाएगा। और जब मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरी p की वैल्यू आ जाएगी p is लेस देन, ये पॉजिटिव वन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/24 डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ट्राई कर लो सारे, इतना हुआ किया ये क्वेश्चन, रिजल्ट क्वेश्चन ट्राई किया ये, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 21 भी कर लो, 21 और 23 कर लेते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। जल्दी से 21 और 23 भी कर लो, फिर 4.2 फिर 4.3 स्टार्ट करते हैं आज। लेसन कहाँ पे पहुंच गया? सर मैंने पूरा चैप्टर 4 खत्म कर दिया। अच्छी बात, सुनते रहो सब बैठ के, बल्कि प्रैक्टिस करते रहो हमारे साथ साथ। हाँ सर, मेरे आपको मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल इसी तरह का है, उसमें भी सेम इसी तरह वर्किंग करनी है, बस कंडीशन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपसे कह रहा है फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी डज द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व, मतलब कट द कर्व एट 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुझे इक्वेशन भी दे रहा है, इक्वेशन में y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 दे रहा है, और कर्व भी दे रहा है मुझे, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 दे दी उसने, और कर्व जो मुझे दे रहा है वो दे रहा है 5x² माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2।
चलो मुझे हेल्प करो, ऐसे ना आगे क्या करूँ मैं? मुझे बस वो बताते रहो, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप में लिखते रहता हूँ कि स्टेप में 5x² मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस, और जब मैं x को मल्टीप्लाई कराऊंगा डायरेक्ट तो ये बन जाएगा cx², क्योंकि मैं y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, cx+4। तो जब मैं y की जगह पे cx+4 करूंगा तो cx को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही किया है, यही आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। मेरे पास x² की दो टर्म्स आ गई तो मुझे x² कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने x² को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में मेरे पास आ गया है 5 - c, और x की एक ही टर्म है तो वो ऐसी रही, और -2 = 0 आ गया। सर आपने x कॉमन क्यों लिया? हम तो वो डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट करते हुए x की वैल्यू को तो नेग्लेक्ट करते हैं ना। तो फिर 5x² माइनस cx², 5 - c होगा डिस्क्रिमिनेंट में ना। क्योंकि हाँ, क्योंकि x² की दो टर्म्स है ना, तो मुझे एक इनको कॉमन लेके एक बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे a का भी तो चाहिए होता है कोफिशिएंट। वो b² - 4ac होता है ना, करते थे हमें एक एक चाहिए होता है। x² की भी एक टर्म चाहिए, x की भी एक टर्म चाहिए, और c की भी एक टर्म चाहिए। तो यहाँ मुझे x² की दो टर्म्स नजर आ रही थी, x² यहाँ भी नजर आ रहा था, x² यहाँ भी नजर आ रहा था, तो मैं कौन सा फिर a की वैल्यू क्या लेता, मैं a की वैल्यू 5 लेता कि -c लेता? समझ रहे हो? समझ आया। इसीलिए मुझे कॉमन लेके इनको एक बनाना पड़ा, क्योंकि हमेशा इसी तरह होता है कि x² का मुझे एक ही कोफिशिएंट चाहिए। इसीलिए मैं x भी कॉमन लेके एक कोफिशिएंट बनाता था, क्योंकि फिर मैं लूंगा क्या कोफिशिएंट। तो अब यहाँ a की वैल्यू जो है वो 5 - c हो गई है। ठीक है, हमेशा एक एक कोफिशिएंट रखा करो, x² के साथ भी एक ही कोफिशिएंट होना चाहिए, x के साथ भी, और इधर तो कोई x होता नहीं है, तो यहाँ जितने भी नंबर हो। चलो सर मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 - c, b की वैल्यू मेरे पास आ गई -4, और c की वैल्यू मेरे पास आ गई -2।
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यही आ रहा है, सी इज लेस देन 7। यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में अब तुम देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ोगे तो वो तुमसे कह रहा है कि इफ द कर्व, एक कर्व तुम्हें दे रहा है y इक्वल टू के एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख दिया के एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, मीट्स द लाइन। मीट्स द लाइन मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आइदर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व, कट कर रही है, या टेंजेंट भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो सेम दो कंडीशंस मेरे पास होंगी, ग्रेटर देन वाली भी होगी और इक्वल टू वाली भी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसने मीट्स बोला है। ठीक है, मीट्स का मतलब वो कट भी हो सकती है और वो टेंजेंट भी हो सकती है। इसीलिए मैंने ये वाली कंडीशन यूज किया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया कि आइदर इट कैन बी अ टेंजेंट, ये टेंजेंट भी हो सकती है, और ये जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट भी कर सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें पहला काम तो बिल्कुल वही करना है, y की वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू एक्स माइनस के, जस्ट पुट इट इनटू द कर्व। कर्व की इक्वेशन में इसको पुट कर दो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा तो दो कंडीशंस हैं, दो आंसर्स आ जाएंगे। सर 22 नहीं करना? 22 छोड़ दो, 22 शो दैट वाला है ना, वो शो दैट वाले नहीं करते, छोड़ो। लेकिन उसमें तुम्हें कंडीशन जो है ना प्रूव करनी है, उसमें मतलब जो भी तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, तो प्रूव हो जाएगी कि ये सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में जब तुम वो निकालोगे ना डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो इसका मतलब है प्रूफ कर दिया तुमने कि जो ये लाइन है ये इंटरसेक्ट करी है कर्व को। सर 23 हो गया। 23 हो गया ना, ये मोहसिन की आवाज है। ठीक है जी मोहसिन, सर। बट 24 खत्म करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे फिर। सर 24 की हुई मैंने। ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बस। इसको फेयर कॉपी में करते रहो बस। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अहमद, हम लोग उजैर भी आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट किया था, 20 मैंने रब कर दिया, इधर ही किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने हुआ है, 23 अभी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किया था, 19 मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जल्दी से y की जगह पे मैंने x माइनस के पुट कर दिया है, इक्वल्स टू ये कर्व की इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूँ, के एक्स स्क्वायर और प्लस 2x के हो गई। अब मैं इसको अरेंज कर लूँगा। ठीक है, अरेंज करने के लिए मैं इन दोनों को शिफ्ट कर दूंगा, माइनस एक्स माइनस के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। और मैं जो है वो कॉमन भी ले लेता हूँ एक साथ, क्योंकि एक्स की दो टर्म्स आ रही है ना, एक मेरे पास प्लस 2x के है और एक माइनस एक्स आएगी, तो मैं प्लस एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2k माइनस वन आ जाएगा। तुम लोग भी देखो ऐसे ही आ रहा है। और फिर लास्ट टर्म मेरे पास नेगेटिव के थी, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस के हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और अब मैं डिस्क्रिमिनेंट, मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूंगा, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होगा, बस ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 4k प्लस 1 आ रहा है। अब मैं दोनों कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। पहली कंडीशन मेरे पास क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली है, तो मैं इसको ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट को लिख दिया मैंने -4 के। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो के की एक वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? सर 1/4। ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा ना, ये -1 जाएगा, ये साइन ऑपोजिट होकर इस तरह हो जाएगा, के इज लेस देन ये वाली। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे पास है, मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ। और दूसरी कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारे पास डायरेक्ट के की वैल्यू आ जाएगी, के विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो दो कंडीशन थी, हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें दो कंडीशंस थी, तो मैंने दोनों वैल्यूज निकाल ली। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, के इज लेस देन इक्वल टू 1/4 और के इज इक्वल टू 1/4। इसमें कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो, वो मैं तुम लोग को एक चीज बता रहा था कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की एक एग्जांपल मुझे मिली थी, वो मैं शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ। अच्छा, देखो एक चीज देखते हैं। हमारे पास अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 10, ठीक है, 10 जो है ना वो ग्रेटर देन है 6, ये कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, 6 छोटा नंबर है। अब मैं अगर एक काम करता हूँ कि यहाँ मैं ये भी लिख लेता हूँ कि 10 इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये भी हमारे पास जो है वो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब मैं इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है, इस साइड को भी मैंने -2 से मल्टीप्लाई कराया और इस साइड को भी मैंने -2 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि मैथ्स कहता है कि आप जो भी काम करो इक्वेशंस के दोनों साइड पे करो, कोई मसला नहीं है। जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये -20 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये भी -20 हो जाएगा। अभी भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर सेम काम यहाँ भी करता हूँ, अगर मैं इस सेम नंबर को यहाँ भी मल्टीप्लाई कराता हूँ -10 से, मतलब मैंने -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया और मैंने -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया, तो अब मुझे बताओ कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या मेरी कंडीशन ट्रू है। क्योंकि जब मैं -2 को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा -20, और जब मैं -2 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा -12। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है? यस सर। ट्रू है? नहीं सर, ट्रू नहीं है, वो और -20 उससे ज्यादा स्मॉल होगा। इसीलिए जब भी आप नेगेटिव साइन से किसी भी साइड को शिफ्ट करते हो ना, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई नेगेटिव कोफिशिएंट दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, तो इसी वजह से जो है ना वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि -20 छोटा नंबर है -12 से, क्योंकि जब आप नेगेटिव साइड पे मूव करते हो ना नंबर लाइन के, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप पॉजिटिव साइड पे जब तक मूव करते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो, आपके नंबर्स बड़े होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव साइड पे मूव करते हो नंबर लाइन की, जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, आपका नंबर छोटा होता रहेगा, ठीक है। यहाँ जैसे आप फॉरवर्ड मूव करोगे, नंबर बढ़ता रहेगा, 1 बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। लेकिन जब आप इस साइड पे मूव करते हो,
तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -4। तो इसी वजह से इनइक्वालिटी का साइन हम चेंज करते हैं। जब मैं कहता था ना कि कोई भी नेगेटिव कोफिशिएंट आप शिफ्ट करो तो उसका मतलब यही होता है। जैसे ये -4x है ना, -4x इज लेस देन 16 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करूं, तो मैंने तुम लोग को बोला था कि देखो अब मुझे इस -4 को शिफ्ट करना है। तो -4 को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी इस वक्त लेस देन है, वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। मतलब इसको आप इस तरह भी कर सकते हो ना कि -1 से आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई करा लिया, -1 मल्टीप्लाई बाय -4x करा लिया, जैसे हम लोग क्लास 6 में करते थे इनवर्स ऑपरेशन, इसको पॉजिटिव करने के लिए। और फिर जो है वो -1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव कर देते ना हम लोग। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है कि बस यहाँ से शिफ्ट करके वहां ले जाओ। तो इसी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने चेंज नहीं किया तो मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी ऊपर देखा एग्जाम्पल में कि अगर मैं चेंज नहीं करता इनइक्वालिटी का साइन तो मेरी कंडीशन गलत हो जाती है, क्योंकि -2 छोटा नंबर है, -20 और -12 बड़ा है। तो इसी वजह से जो है वो हमारा साइन चेंज होता है। ठीक है सन, अब समझ में आ गया? जी सर। अभी ये इंशाल्लाह मैथ्स में जो हम लोग शुरू करेंगे ना, इनइक्वालिटी शुरू करेंगे अभी, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। इनइक्वालिटी तुम लोग सॉल्व करना तो तुम लोग को आती है। 4.3 में बेसिकली हम लोग को सिर्फ आंसर लिखना सीखना है कि हमें आंसर कैसे जो है वो लिखना है बस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3। ठीक है, बता देंगे ना तो फिर तुम लोग को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सॉल्व करने भी आती है ना इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट उसी वक्त आता है जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हो, और सॉल्व का मतलब होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे वेरिएबल की रेंजेस आएंगी इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट लिखने का एक स्पेसिफिक वो एक फॉर्मेट होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा किस तरह है। जब वो आपसे बोले सोल्यूशन सेट में आंसर दो, तो आप कोशिश करना कि सोल्यूशन सेट में ही आंसर दे दो। हो सकता है कुछ टीचर मार्क्स काट लें, कुछ ना काटें, लेकिन अगर बोल रहा है सोल्यूशन सेट में लिखना है तो फिर सोल्यूशन सेट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पार्ट ए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में वो मुझे दे रहा है कि क्वेश्चन में लिख देता हूं, हमें इसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में वो मुझे दे रहा है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, x स्क्वायर इज, इस तरह उसने मुझे क्वेश्चन दे दिया, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0, मतलब एक साइड पे 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इक्वेशन वो 0 नहीं आता मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, 9 को शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे। जब 9 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये +9 -9 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि यहाँ तो एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, ऐसे ही है। Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर मैं बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा कि एक बार x प्लस, इसको इस तरह लिखना पड़ेगा कि x होल स्क्वायर एंड देन विद अ नेगेटिव साइन, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया समझाने के लिए। और मुझे पता है कि आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होती है, मुझे 2 ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं। एक में a प्लस b लिखना पड़ता है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में a माइनस b लिखना पड़ता है, ऐसे ही है। चलो, तो फर्स्ट ब्रैकेट विल बी x प्लस 3 एंड द सेकेंड ब्रैकेट विल बी x माइनस 3, एंड देन इट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ये ब्रैकेट इस तरह हो जाएगा कि x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास जो x की एक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज ग्रेटर देन -3, और मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू दूसरी की आ जाएगी x विल बी ग्रेटर देन 3, ऐसे ही है। ये दो वैल्यूज निकालने के बाद, अब ये मेरे आंसर्स नहीं है। ठीक है, ये मेरे आंसर्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने की भी कोशिश करूं तो ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -3, x जो है वो -3 से बड़ा है और x जो है वो 3 से भी बड़ा है। तो ये
जो है वो मुझे क्लियर नहीं है सिचुएशन के मेरा आंसर है क्या, तो मुझे आंसर लिखना सीखना है कि मुझे आंसर किस तरह लिखना है। इसके लिए मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले एक रफ फिगर बनाऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली मेरे वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है ना मेरे, तो मैं एक रफ सी फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में मैं बना लेता हूँ ताकि जो है वो मुझे आंसर लिखने में आसानी हो जाए। मैंने एक रफ सी फिगर बनाई, दीज टू आर माई एक्स इंटरसेप्ट, ये मेरे एक्स इंटरसेप्ट है ना, तो मैंने इनको मार्क कर दिया, इनकी लोकेशन कहाँ होगी। इनकी लोकेशन जो है वो एक -3 है, तो -3 इस साइड पे होगा कहीं, एक्स की वैल्यू -3 इस साइड पे हो गई, और एक +3 है, तो x की +3 वैल्यू जो है वो इस साइड पे हो गई। ये दोनों मेरे x इंटरसेप्ट हो गए। और जब मैं कर्व बनाऊंगा तो मैंने एक रफ सा कर्व भी बना दिया। ठीक है, रफ सा कर्व मैंने इस तरह बना दिया कि मेरा कर्व जो है वो इस तरह पास हो रहा है। मुझे वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे स्केच नहीं बोला, उसने मुझे सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोली है, तो मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ इनइक्वालिटी। तो ये मैंने एक रफ सा स्केच बना दिया ताकि मुझे पता चले कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो चीज कहलाती है दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है ना, तो मेरे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है कि y इज ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये y की वैल्यू है, ये मैंने y की वैल्यू सॉल्व की है, ये पूरी y की वैल्यू है, तो y इज ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब y पॉजिटिव है। y क्या है, y पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि इस कर्व में y यहाँ पॉजिटिव होगा इतने रीजन में, और y यहाँ भी पॉजिटिव होगा इतने रीजन में, लेकिन जैसे ही मैं यहां से यहां तक मूव करूंगा y की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि y जो है वो ये नेगेटिव वैल्यू है ना y की सारी। तो इतना कर्व जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ये y की नेगेटिव वैल्यू है, और ये जो ऊपर वाला कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये बेसिकली y की पॉजिटिव वैल्यू है। ये बात समझ में आती है? कर्व की है ये सारी पॉजिटिव है, और ये जो मैंने ये रेड से बनाई है ये बेसिकली नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो अब जो मुझे ये बताओ कि जो मेरे y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, y मेरा पॉजिटिव है, तो मैं ये नेगेटिव वाली साइड को सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का आंसर नहीं है। देखो आंसर क्या लिखूंगा मैं, मुझे ये बताओ कि यहाँ वाली वैल्यू क्या थी, बेसिकली 3 थी, -3 थी यहाँ वाली वैल्यू, मैंने यहाँ -3 लिखना भूल गया मैं, ये -3 है और ये बेसिकली 3 है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये -3 है और ये 3 है। ठीक है, मुझे चाहिए y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कब है, -3 से छोटे में या -3 से बड़े में? -3 से बड़े में। बड़े में कि छोटे में? जब मैं यहां मूव करूंगा तो वैल्यू छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी होती है। तो इसका मतलब है कि x का एक आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन -3, क्योंकि मुझे y पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, एक आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3, क्योंकि मुझे y पॉजिटिव चाहिए, और मेरा जो दूसरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 3। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको दोबारा एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि मुझे y की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मुझे y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव चाहिए। तो ये जो कर्व का पार्ट है ना इसको मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, मेरे आंसर का पार्ट यहां से शुरू होगा और आगे जाएगा। तो -3 से सारी छोटी वैल्यूज आएंगी और 3 से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी अगर मुझे y पॉजिटिव चाहिए, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा तो मैं पहले x लिख दूंगा, 2 साइन लगा दूंगा, इसको कहते हैं कॉलन। ठीक है, ये फॉर्मेट है लिखने का सॉल्यूशन सेट, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा यूज किया और आखिर में लिख दिया x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये आपको हर आंसर में इस तरह लिखना पड़ेगा, ये 2 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आंसर लिखना सीखना है बस, बाकी काम सॉल्व तुम लोग भी कर लोगे, सॉल्यूशन तुम लोग भी कर लोगे, बस सिर्फ आंसर लिखना सीखना है। किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि y पॉजिटिव चाहिए कि y नेगेटिव चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में y की नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो लेस देन का साइन होगा, इधर मेरे पास ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है मुझे y की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0। तो मेरा y ग्रेटर देन 0 -3 से छोटी वैल्यूज पे सारा है और 3 से सारी बड़ी वैल्यूज पे मेरा y पॉजिटिव आ रहा है। मैं ये नेगेटिव कंसिडर नहीं करूंगा, ये नेगेटिव जो है ना ये इन बिटवीन -3 to 3 है। अगर तुम इसका आंसर ये लिखोगे -3, अगर तुमने इसका आंसर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि तुम नेगेटिव वाले पार्ट की बात कर रहे हो, यू आर कंसिडरिंग द नेगेटिव पार्ट, लेकिन यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर तुम इसका आंसर ये लिखोगे तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की नहीं। ये जो तुमने इंटरवल बनाया है, ये जो तुमने आंसर लिखा है, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए लिखा है,
-3 से 3, समझ रहे हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे y की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो y की पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो -3 से सारे छोटे नंबर्स पे आएंगी और 3 से सारे बड़े नंबर्स पे आएंगी। इसीलिए मैंने ये इंटरवल बनाया है कि मेरा x जो है आइदर वो -3 से छोटा होना चाहिए तभी y पॉजिटिव आएगा, या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए तभी y पॉजिटिव आएगा। ये चीज क्लियर है, ये मेरा आंसर है। इसको दोबारा समझा दूं? यस सर, एक दफा दोबारा समझा दूं। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने किया क्या, हमारे पास क्वेश्चन था x स्क्वायर ग्रेटर देन 9, ठीक है। मैंने 9 को शिफ्ट किया, -9 हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने देखा कि हाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। जब आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद दो ब्रैकेट्स यूज कर लिए, x+3 x-3 ग्रेटर देन 0। अभी जो मेरे पास कंडीशन आ रही है, बेसिकली ये मेरा कर्व है ना, तो ये कर्व है, ये फंक्शन है। मैं फंक्शन को हमेशा इसी तरह लिखता था, y इज इक्वल्स टू, तो ये बेसिकली y की वैल्यू है। तो मैंने अपनी कंडीशन लिख ली कि मेरा y जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब y पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब y इज पॉजिटिव। तो मैंने दो नंबर्स जो है वो इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। इसका एक एक्स इंटरसेप्ट -3 आ रहा था और इसका एक एक्स इंटरसेप्ट 3 आ रहा था, ठीक है। ये मेरे आंसर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी डिसाइड करना है कि हो सकता है कुछ केसेस में तुम्हारे डायरेक्ट आंसर यही आ जाए, कुछ केसेस में तुम्हारे आंसर्स ये नहीं आएंगे। तुमने क्या किया, एक रफ स्केच बनाया और तुमने अपना एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, जिसमें तुमने ये लिख दिया कि -3 ये वाली वैल्यू है, 3 ये वाली है। यहां से जैसे ही आप ऊपर जाते हो y की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है ना, ये पूरा पॉजिटिव y एक्सिस है, इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव y। और जब मैं यहां से नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये बेसिकली मेरा नेगेटिव y, ऐसे ही होता है। चूंकि मेरा y पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मैं इस लाइन से ऊपर तक वाला कर्व है उसको, उसका आंसर है मेरा बस, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है ना। तो y जो है वो पॉजिटिव कब है, जब मेरी वैल्यूज -3 से छोटी हैं, क्योंकि -3 से अगर वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये -2 जो है वो -3 से बड़ा है, -1 जो है वो -3 से बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं -3 से वैल्यूज बढ़ाऊंगा तो मेरा कर्व नेगेटिव हो रहा है। तो इसलिए मैंने आंसर लिखा कि x जो है इन ऑर्डर टू बी y फॉर पॉजिटिव, अगर y मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मेरा x जो है वो लेस देन -3 होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सारी इसकी सारी छोटी वैल्यूज अज्यूम की हैं, क्योंकि मेरा कर्व छोटी वैल्यूज पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और अगर मैं उस साइड पे आता हूं तो उस साइड पे वैल्यू 3 है, 3 के बाद जैसे जैसे मैं आगे मूव करता रहूंगा मेरा y की वैल्यू पॉजिटिव होती रहेगी, क्योंकि मेरा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि x शुड बी ग्रेटर देन 3 या x शुड बी लेस देन -3 इन ऑर्डर टू बी y एज पॉजिटिव। क्लियर है। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता, अगर ये लेस देन 0 होता, तो फिर मैं सिर्फ इतनी सी रेंज जो है वो आंसर में लिखता, मैं ये वाली इग्नोर कर देता, क्योंकि मुझे y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती उस वक्त। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये बाकियों को समझ में आई है सबको? मोहसिन, निसा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। ये अभी नई चीज है ना, इसलिए मैं इसको आराम आराम से लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी मेरे साथ सॉल्व करो जल्दी से। पार्ट बी में मैंने x लिखा है, ब्रैकेट में x-2 है, और फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया है, और फिर यहाँ लेस देन 3 आ गया। देखो अब यहाँ तुम लोग की पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये लेस देन 3 वाला आ गया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा -2x, और यहाँ से 3 को शिफ्ट करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, लेस देन 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक और मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगा। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x2 और -3x, और x इसके मैं फैक्टर्स बना देता हूँ, और -3 ऐसे ही आ जाएगा, लेस देन 0 हो गया। कॉमन ले लूंगा, x कॉमन आ गया, यहाँ से ब्रैकेट में x-3 हो गया। और जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो मुझे 1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 1 कॉमन लूंगा तो ये ब्रैकेट में फिर दोबारा x-3 आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया x-3, मैंने कॉमन ले लिया तो x-3 एक ब्रैकेट में आ गया और x+1 एक ब्रैकेट में आ गया। और मेरे पास जो कंडीशन है बेसिकली वो क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब है कि मेरा y जो है वो नेगेटिव होगा, मुझे y की नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिख ली, y इज लेस देन 0।
और मेरे पास जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ गई, एक आ गई मेरे पास -3 +3 आ गई, और एक मेरे पास जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई वो आ गई -1। मैंने इसको उसी तरह प्लॉट कर दिया। एक मेरे पास -1 आ रही थी और एक मेरे पास जो है वो 3 आ रही थी। इसको मैंने -1 लिख दिया, इसको मैंने 3 लिख दिया। कर्व प्लॉट कर दिया मैंने रफ सा। ये पॉजिटिव वैल्यूज हो गई सारी, यहाँ से यहाँ तक की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ से यहाँ तक की भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ से यहाँ तक की सारी नेगेटिव वैल्यूज हो गई। मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे पास जो y है वो ये सारी नेगेटिव हो गई। मुझे क्या चाहिए, y <0 चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा y जो है वो -1 और 3 के इन बिटवीन होना चाहिए ना। तो मैंने इसको इसी तरह लिख दिया -1। अब इन बिटवीन है तो इन बिटवीन के लिए मैंने इन बिटवीन के लिए हमेशा ऐसे लिखते हैं। इन बिटवीन का भी तरीका सिखा दूं किस तरह लिखते हैं। इन बिटवीन में पहले आप x लिखते हो बीच में, मैं इसको इस तरह लिखाता हूँ, ठीक है। इन बिटवीन में आपने पहले x लिखा, और चूंकि ये -1 x जो है वो -1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये वाला साइन आके यहाँ -1 हो गया, और यही साइन आपने दोबारा रिपीट किया यूं करके और यहाँ 3 लिख दिया। इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे इस तरह के x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन 3। तो ये तो मेरा वो आंसर आ गया। फिर मैंने इसको ब्रैकेट में जो मेरा फॉर्मेट था उसके लिए मैंने पहले x लिखा, 2 डॉट्स लगाए, और मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, और फिर कॉमा लगा के x बिलोंग्स। सर बोलो सर, फिर अगर क्या मतलब बेसिकली इसमें जो नहीं हुआ ना, सर फिर से बोले, वो मेरा इंटरनेट उड़ गया था थोड़ी देर। ठीक है। तो जो तुम्हारा वाला मेथड है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब y नेगेटिव है। चलो अब पार्ट नंबर 3 ट्राई करो जल्दी से, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पार्ट सी करते हैं जल्दी से। मुझे पार्ट सी के आंसर्स बताओ जल्दी से, मैं पार्ट सी लिख रहा हूँ। पार्ट सी में मेरे पास आ रहा है x²। ये बाकियों को समझ में आई है ये चीज? Yes, sir. ठीक है निशा, पार्ट सी स्टार्ट करो। इसमें पार्ट सी स्टार्ट करो। उजैर है हमारे साथ। उजैर ये समझ में आया? ये रिदा को समझ में आया ये? अहमद समझ में आया? ठीक है, एक और पार्ट करते हैं और थोड़ा सा क्लियर होगा। x² है हमारे पास, और x² के बाद +5x है, ठीक है। +5x हमारे पास हो गया, x² +5x, और फिर ये -6 हो गया, और फिर देखो फिर ग्रेटर, ये हमारे पास लेस देन 0 वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास x² +5x -x लेस देन 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो, अब मेरे पास -6 है तो -6 मतलब पॉजिटिव, ये मैं +6 और 1 दे दूंगा। कॉमन ले लो जल्दी से। जब आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x +6 आपका एक ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 जब आप कॉमन लोगे तो ये x +6 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज किया, लेस देन 0। दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए, x +6 और x -1।
लेस देन 0 हो गया। तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट आ गया वो आ गया एक्सेस -6 आ जाएगा एक नंबर, और एक नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ जल्दी से। एक वैल्यू -6 आ रही है, -6 इधर आ गई, और एक 1 इधर आ गई। कर्व प्लॉट कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि रीजन मेरा जो है वो क्या है। बेसिकली मेरा y जो है वो लेस देन 0, इसका मतलब मुझे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये -6 हो गया और ये 1 हो गया। और चूंकि मुझे इन बिटवीन वाला रीजन चाहिए, तो इन बिटवीन के लिए फिर मेरे पास वही कंडीशन है। तो पहले मैंने बीच में x लिखा, और x चूंकि -6 से बड़ा है तो मैंने -6 को यहाँ लिख दिया, और x जो है वो 1 से छोटा है तो मैंने, और चूंकि सॉल्यूशन सेट लिखना था तो कॉलन लगा के x लिख दिया। x सच दैट x, ये जो कॉलन है ना, इसका मतलब होता है सच दैट x such that x is greater than -6, less than 1, comma, and x belongs to real number. और डी भी करके मुझे बस आंसर बता दो। सर बोलो। सर जब क्लासेस खत्म होंगी तो मैं आपको जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया मैं उसकी पिक्चर भेजूंगा। सर मेरे इससे भी सही आ रहा है, मतलब सारे, मतलब पूरी 4.3 में जितने भी मैंने क्वेश्चन ट्राई किए सर वो सही चल रहा है। तो पहला वाला भी सही आ रहा है। पहला वाला सर आंसर तो तुम्हारा क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक सारे सही आ रहे हैं सर, उसी से ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जहाँ ये भी इनिशियली, ठीक आ रहा है। हाँ सर चलो ये भी ठीक ठीक है, आ रहा है। और मुझे शेयर करना, फिर मैं वो देख लूंगा उसको। हम्म। पार्ट डी कर लो, बस क्लास को ओवर करते हैं। पार्ट डी में मुझे बता दो जल्दी से, वो क्या रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पार्ट डी का क्वेश्चन आ रहा है 2x² और 2x² -7x और +3, और ये आ रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनक्वालिटी यूज करो, वो यूज करो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। जल्दी से मुझे एक्स के आंसर बता दो। एक्स के आंसर कितने आ रहे हैं? सर x 1/2 है या x 3 है? एक आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। +3 आ रहा है। यस सर +3 है।
ईएफ और जीएस होमवर्क में करो, आईजे मैं करा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सारे खामोश क्यों हो गए एकदम? लगता है समझ नहीं आई है ये चीज। आंसर आया डी का? सर आ गया। आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। यस